नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लगाने वाले हैं। जो लोग एमपी हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर हम मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पर है। ओके, इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सारी वीडियो देख पाओगे, मैथ्स, रीजनिंग और जीके के। चलिए, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप देखिए। गुरप्रीत एक दुकान पर गई और उसने एक सोफा खरीदा। उसे इस पर 20% की छूट मिली। यदि उसे 30% की छूट मिलती तो वह 1,000 रुपये बचा पाती। उसने सोफे को कितने मूल्य में खरीदा, ये पूछा गया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन लैंग्वेज समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आराम से कर पाओगे। रियल एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ आपके ऊपर, तो जैसे आप कोई सोफा खरीदने जाते हो और दुकानदार उस पर 20% की छूट देता है, ठीक है। अगर वही 20% की छूट ना देगा, अगर 30% की छूट देता है, तो आप जो है वो 1,000 रुपये आपके पास बचते सीधा सीधा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 20% और जो 30% की छूट दिया जा रहा है, यहाँ पर कितने परसेंट का 10% का डिफरेंस है। इस 10% के डिफरेंस में आपको 1,000 रुपये बच रहा है, यानी ये 10% की वैल्यू जो है वो 1,000 के बराबर हो जाएगी। हमें निकालना क्या है, निकालना हमें जो है सोफा की कीमत है। अब देखिए, कभी भी कोई भी प्राइस जो होती है वो 100% होती है। अगर मैं इसका निकालूं 100%, तो यहाँ पर देखिए 10% इतना है, तो 100% कितना हो जाएगा, एक जीरो और चिपका दोगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 10,000। यानी जो कॉस्ट प्राइस या कहा जाए जो मूल प्राइस है सोफे की, वो 10,000 रुपये है। अब आपने खरीदा कितने में, यहाँ पर 20% में खरीदा, तो ये हमें प्राइस पूछी गई है कि 20% डिस्काउंट पे आप जो है वो उसको कितने में मिलता है। तो जाहिर सी बात है, आप 10,000 का 20% निकालोगे, यानी 80/100 हो जाएगा। और ये आप देखोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, 8,000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8,000 जो है इसका आंसर आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। तो आई होप आपको समझ में आ गया किस तरीके से। अगर आप इसे मान लो कोई प्राइस भी मान के करते, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ कि जैसे माना कि आप कोई 100 रुपये पे कोई चीज़ खरीद रहे हो, इस पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा, तो ये कितने की हो जाएगी, 80 की हो जाएगी। लेकिन अगर यही 30% डिस्काउंट में मिले, 30% डिस्काउंट में मिले, तो ये कितने की पड़ेगी, 70 पर। यानी आप देखो इनमें डिफरेंस कितने का है, 10 का डिफरेंस है। बस यही जो 10 का डिफरेंस है, यहाँ पर बस 1,000 की वैल्यू दे दी गई है। तो 10 की वैल्यू दरअसल जो है वो 1,000 के बराबर है। तो हमने 100 मानी थी, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 के बराबर हो जाएगी। बस अब हमें ये 20% निकालना है, क्योंकि हमें ओरिजिनल जो प्राइस है सोफी की वो पता पड़ गई। अब हम इसको 20% डिस्काउंट देंगे, तो ये कितने का हो जाएगा, सीधा सीधा 8,000 का जो है हमारा आ जाएगा। तो ऐसे भी आप कोई भी वैल्यू मान के कर सकते हो, और सीधा डायरेक्ट करना है तो अब इस माध्यम से भी कर पाओगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, 72,800 की धनराशि 8 वार्षिक वार्षिक 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज में कितनी होगी, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि वृद्धि है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्रिंसिपल जो दिया हुआ है, दरअसल 72,800 दिया हुआ है। टाइम हमें दिया हुआ है 3 वर्ष, और रेट हमें यहाँ पर दी हुई है 10%। ठीक है, तो 10% है, इसे आप कई तरीके से कर सकते हो। जैसे कि अब 10% रेट दी हुई है, तो 10% को मैं फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करता हूँ तो 1/10 होगी। यानी एक वैल्यू बढ़ रही है, यानी 10 से 11 हो रही है, तो ये 1 साल की हो जाएगी, फिर 10 से 11 होगी, ये 2 साल की हो जाएगी, फिर 10 से 11 हो जाएगी, ये 3 साल की हो जाएगी। तो यहाँ से आप इनका देखोगे तो ये 1,000 हो जाएगा, और इसका आप क्यूब निकालोगे तो 1331 होता है। ये हमारी दरअसल जो है वो प्रिंसिपल है, और ये हमारा अमाउंट है। इन दोनों का डिफरेंस लोगे आप, डिफरेंस, तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो आप समझ सकते हो कि हमारी जो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसकी जो प्रिंसिपल है, इसकी वैल्यू तो यहाँ पर इतनी दी हुई है, तो 1,000 की वैल्यू यहाँ पर मैं किसके बराबर कर दूंगा, 72800 के। ठीक है, हमें निकालना क्या है, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो आप देखिए इन दोनों का डिफरेंस मैं निकालूंगा, तो डिफरेंस यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से देखोगे आप, ये कितना हो जाएगा, 331 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमारी 1,000 की वैल्यू इतनी है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी एक की वैल्यू आप देखोगे 72800 अपॉन में 1000। अब इतने की वैल्यू निकालनी है, तो सीधा सीधा मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा,
तो यहाँ से आप देखोगे 72800/1000 इंटू 331। तो यहाँ से जब आप इसे काटोगे तो एक जीरो मतलब बचेगा यहाँ पर, ठीक है, एक जीरो बचेगा। तो दशमलव वैल्यू आएगी, देखिए 8 हमारा यहाँ पर है, तो इसकी अगर देखा जाओगे तो आप सीधे सीधे इसको मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पर देखिए 728 और इसका मल्टीप्लाई मैं किससे 331 से कर रहा हूँ। तो पहला करूँगा 00 और 8 थी 24, यहाँ से लगा 2, 3 दूना 6, 2 8 और ये हो जाएगा 21। फिर देखोगे आप 3 से करूँगा तो देखिए 0 से एक ही जीरो आएगी और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4821, ठीक है, इतना हो जाएगा। और 728 ये हो जाएगा, तो 8 और 6, 8 और 4 12, 12 और 7 19, यहाँ से लगा 1, 8 और 9 10 और ये हो जाएगा 3 और 1 4 और 2, ठीक है, इतनी आई है। अब हमारा एक नीचे देखिए यहाँ पर 10 था तो एक पॉइंट लगा के मैं यहाँ से दशमलव लगा दूंगा। तो यानी इसकी आप वैल्यू सॉल्व करोगे तो 24096.8 जो है इसका आंसर आएगा। तो देखिए हमारा आंसर डी ऑप्शन है, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो एक तो ये वाला मेथड है, ठीक है, कभी भी आपको इस तरीके से प्राइस दी हो तो ये हमारा जो है वो 3 साल का, ये पहले साल का हो जाएगा, ये दूसरे साल का हो जाएगा और ये तीसरे साल का हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने तीनों का मल्टीप्लाई किया तो हमारा इतना आया। ये पूरा हमारा अमाउंट है, याद रखना है, ये अमाउंट है और ये हमारा इसका प्रिंसिपल है। और आपको पता हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो अमाउंट में से आप प्रिंसिपल घटा दे तो वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है, जो कि हमारा इतना निकला था, ठीक है। एक तो ये वाला मेथड हो गया। अब दूसरा अगर आप देखोगे, दूसरा जो मेथड है वो भी आपका आसानी है, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आपको। तो मैं यहाँ पर दूसरा भी आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। जो आपको सुटेबल लगे वो आप जो है वो फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इन सबको जो है यहाँ से हटाने वाला हूँ। देखिए इतनी हमारी जो है ये प्रिंसिपल है, पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल का। ये पहली साल का, ये दूसरी साल का, ये तीसरी साल का। 10% पे है तो 10% इसका निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा 7280 हो जाएगा, 7280 ये हो जाएगा, 7280 ये हो जाएगा। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, परसेंटेज पे जब आप इंटरेस्ट निकालते हो तो जो हमारा यहाँ पर निकला है रेट पर भी मतलब रेट निकालना रहता है। तो यहाँ से निकालोगे 10% इसका निकालोगे तो ये 728 हो जाएगा। तो ये तीसरी साल में भी 728 हो जाएगा और इसका आप निकालोगे तो 728 ये हो जाएगा। फिर इसका 10% निकालोगे तो 728 पॉइंट ये हो जाएगा। बस इन सबको आपको जोड़ लेना है, आंसर हमारे सामने होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा दरअसल जो है यही आएगा। तो ये वाला भी मेथड आप फॉलो कर सकते हो। देखिए कभी भी आपको ये चीज़ों में कंफ्यूज हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला, तो आप देखिए ये तीसरी साल का है तो तीसरी साल में देखिए इसका रहेगा एक तो 10% और इसका रहेगा, तो दो तो हमारा ये रहा और फिर इसका रहेगा तो ये हमारा रहेगा, ठीक है। दूसरी साल में आप देखो, दूसरी साल में पहली साल का रहेगा तो इसका हमें एक ही निकालना पड़ा। तो इसमें आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो ऐसे करके आप कर लिया करो, आसान लगेगा थोड़ा। ओके, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर। एक व्यक्ति ने अपने बेटे ए बी सी के बीच में 45,000 और 18,000 दो अलग अलग राशियों का वितरण किया है और 45,000 जो पहली राशि है उसको 3:7:5 में विभाजित किया है और 18,000 की है जो 4, 2 और 3 अनुपात में बांटा गया। तो ए और सी के बीच की हमें राशि पूछी गई है, कितना होगा। 45,000 और 18,000, ठीक है, ये दो राशियां हैं, इनको ए बी सी में बांटा गया है। तो ये ए बी और सी किस अनुपात में बांटा गया है, 45,000 को 3:7:5, ठीक है, और ये 18,000 को है, इसको बांटा गया है ए बी सी 4, 2, 3 में। अब जाहिर सी बात है, आपको पता हो तो इन सब का जितना भी जो योग रहेगा वो इसके बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि यही राशि तो बांटा जा रहा है, बस ये अनुपात में दी हुई है। तो मैं इन सब का योग देखूंगा, यानी 7, 5 12, 12 और 3 15, तो 15 की जो वैल्यू है दरअसल वो कितने 45,000 के बराबर दी हुई है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3,000 के बराबर हो जाएगी। हमें निकालना क्या है, यहाँ पर ए और सी की निकालनी है। तो देखिए ए की यहाँ से अगर देखूं तो ये कितनी हो जाएगी, हमारी एक की वैल्यू 3,000 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9,000। इसी तरीके से सी की आप देखोगे तो ये हो जाएगी 15,000। अब इसका देखोगे आप, ठीक है, ये हमारा इसका निकला है। इसका देखिए 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 है, 9 की वैल्यू हमें जो है 18,000 दी हुई है।
तो ए की वैल्यू यहाँ से देखोगे आप 9 दूना 18 यानी 2000 हो जाएगी। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8000 ये हो जाएगी, और इसकी आप देखोगे 6000 ये हो जाएगी। ठीक है, अब हमें ए और सी का डिफरेंस निकालना। देखिए ए की यहाँ पर 9000 है और यहाँ पर देखोगे या 8000 है, तो 9000 प्लस 8000 ये कितनी हो जाएगी हमारी, 17000 हो जाएगी। ठीक है, ये ए की है। इसी तरीके से आप सी की निकालोगे, सी की है तो यहाँ पर देखिए ये कितनी थी 15 और यहाँ पर है 6, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी 21000। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस आप देखोगे 17 और 21 का डिफरेंस कितना होता है 4000। तो बस हमारा आंसर आ जाएगा 4000 जो है इसका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन से है। सबसे पहले बॉडोमोस रूल आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, हमेशा याद रखना जब भी आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने हो, वरना आप गलत कर दोगे, आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो बॉडोमोस रूल हमेशा याद रखना। सबसे पहले देखिए ब्रैकेट वाली ये वाली हम सॉल्व करेंगे, तो इनका देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा 2 और 3 का, तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा 2, तो यहाँ से आप देखोगे ये कितना आ जाएगा 13/6 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ है, तो 1/13 इंटू 13/6 यानी इसकी वैल्यू, तो यहाँ से 13 से 13 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/6, यानी इसकी वैल्यू हमें 1/6 मिल गई यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये है 5/4 है, तो 5/4 माइनस 1/6 करूंगा, तो यहाँ से आप देखोगे 12 मैंने एलसीएम ले लिया इनका, और ये हो जाएगा 3 5 15 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देखोगे कितना हो जाएगा 13/12 हो जाएगा, यानी यहाँ तक की हमारी कितनी वैल्यू आ गई 13/12 आ गई। अब यहाँ से देखो 9/4 है, तो 9/4 प्लस 13/12 दिया हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 12 मैंने एलसीएम लिया, तो ये हो जाएगा 9 × 27 प्लस 13। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 0 3 4 4 40/12। अब ये 40/12 है, इसको मैं क्या और भी सॉल्व कर सकता हूँ, 4 × 12 यानी 10/3 ये हो जाएगा। अब देखिए हमें ये माइनस की संख्या दी हुई है, यानी 6 सही 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 × 18 19 19/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये 19/3 है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ 19/3 है, और ये वाली हमारी वैल्यू कितनी आई थी इस पूरी की, यहाँ पर 10/3, तो माइनस यहाँ पर ये साइन लगाया है माइनस, तो माइनस 10/3 कर दिया। तो यहाँ से देखोगे ये कितना आ जाएगा, 19 में से 10 जाएंगे तो ये 9 बचेगा, और नीचे 3 है, तो यहाँ से देखोगे 3 तरफ 9, यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका 4th ऑप्शन। तो चैन बाय चैन आप करोगे, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर 4 धनात्मक अनुपात दिए हुआ है यहाँ पर, और हमें लघुत्तम समावर्तक एलसीएम जो है इसका दिया हुआ है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का बीच अंतर हमें निकालना है। ये 4 संख्या है 5 8 12 और 18। अगर मैं इसमें x का मल्टीप्लाई कर दूं सब में, तो कोई दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आप रेशियो लोगे तब भी हमारा इतना ही आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं, तो जाहिर सी बात है एलसीएम हम कौन सी संख्या लेते हैं, जो सब ये जो संख्या है इनसे सब डिविजिबल हो जाए एक तरीके से। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले तो सब में x कॉमन है, अब 5 यहाँ पर है। ठीक है, इसको मैं किस तरीके से लिखता हूँ, 4 × 2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ से देखिए 4 ले लेता हूँ, और यहाँ पर अब देखोगे इसको देखोगे 3 × 4 ये है, तो 4 यहाँ से आ जाएगा, एक 4 यहाँ पर है 4 यहाँ पर है, और यहाँ से देखोगे 9 2 × 9 ही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखिए अब बड़ी संख्या है, यहाँ से मैंने 4 ले लिया यहाँ से, तो ये दोनों इसी में आ गए। अब यहाँ से देखोगे ये 2 ले लिया मैंने, और यहाँ से आप देखोगे ये 2 आ ही गया है पहले से ही, और यहाँ से देखिए 9 है ये 3 है, तो 9 लिखूंगा मैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि टोटल जो है हमारा ये एलसीएम है, दरअसल एलसीएम जो कि हमें यहाँ पर इतना दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू मैं इसके समान कर दूंगा, यानी ये हमारा एलसीएम है, तो इसके समान यानी 2880 के बराबर। अब मैं इसको यहाँ से सीधा डिवाइड करूंगा, देखिए 4 से काटता हूँ इसे, 4 7 28 4 2 8 0। ठीक है, फिर मैं 5 से काट देता हूँ, या 9 से काट देता हूँ, पहले थोड़ी अच्छी 9 8 72। ठीक है, फिर देखोगे 5 दूना 10, तो ये 0, ये भी कट गया, तो x की वैल्यू यहाँ से हमने देखा कि 8 जो है हमारी आ गई। अब यहाँ से हम सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी देखिए ये वाली होगी, और सबसे छोटी जो रहेगी, सॉरी छोटी होगी ये, और ये वाली जो है वो सबसे बड़ी होगी। इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, तो सीधा हम क्या करने वाले हैं, 18 में से -5 कर देते हैं। ठीक है भाई, इन्हीं का यहीं से कर देते हैं, तो आप देखोगे ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा 13। ठीक है, ये x की वैल्यू यहाँ से देखिए ये x लगा हुआ है, तो ये x है, तो x की वैल्यू हमें 8 दी हुई है, तो 13 × 8 कर दूंगा, तो 13 8 104 होता है, जो कि हमारा आंसर देखिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाए।
अगला प्रश्न, किसी कक्षा में 60% विद्यार्थी लड़के और शेष लड़कियां हैं। यदि एक परीक्षा में 40% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं, अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या हमें यहाँ पर दी हुई है 42 यानी 42। तो हमें बताना है कि जो अनुत्तीर्ण लड़के हैं यानी जो फेल हुए लड़के हैं उनकी संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि कोई भी क्लास में 100% जो है वो रहेगा। अब इसमें चीज़ें जो है वो ये बॉयज़ हैं, ठीक है। तो इसमें जो लड़के हैं वो 60% है, तो बाकी की जितनी भी बचेंगी लड़कियां यानी 40% ये हमारी लड़कियां होंगी, ठीक है। ये गर्ल्स हो जाएंगी स्कूल में। ओके, अब यहाँ से देखोगे आपकी एक परीक्षा में 40% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं। तो इसका देखिए ये लड़के हैं, तो इसमें से क्या होता है कि जो 40% लड़के हैं वो पास होते हैं केवल। तो 60 का 40% निकालता हूँ तो ये होता है 24, ठीक है। 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा। तो बाकी के जितने भी लड़के बचे होंगे यानी 60 में से 24 तो लड़के पास हैं, तो बाकी के कितने बचे, यानी 60 में से अगर मैं 24 घटाता हूँ तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा, हो जाएगा। तो 36 यानी बचे हुए जो है वो 36 ये क्या है, फेल है। तो ये फेल है और ये वाले पास हुए हैं। इसी तरीके से मैं निकालूंगा कि 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं, तो इसका मैं 70% निकालूंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कितना हो जाएगा, 7 के 7 चौक 28। और बाकी के आप देखोगे 40 में से 28 अगर मैं घटाता हूँ तो यहाँ से देखोगे कितना बचेगा हमारा, 12 बचेगा, यानी 12। तो ये वाली पास हुई लड़कियां हैं और ये हमारी फेल हुई लड़कियां हैं, ठीक है। अब हम देखिए आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अनुत्तीर्ण यानी फेल लड़कियों की संख्या हमें 42 दी है। अब भाई यहाँ पर तो हमें फेल लड़कियों की 12 दी हुई है, तो 12 की वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, 42 के बराबर कर दूंगा। तो हमें निकालनी किसकी है, अनुत्तीर्ण लड़कों की। तो एक की वैल्यू यहाँ से देखिए 42/12 हो जाएगी। एक की वैल्यू यानी फेल लड़कों की संख्या आप देखिए यहाँ पर 36 है कि नहीं है, 36 है ये। तो एक की वैल्यू इतनी है तो 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 बराबर हो जाएगा 42/12 यानी 36। तो 12 3 36। तो यहाँ से आप देखोगे 3 दूना 6 और 3 चौक 12 यानी 126, यानी हमारा आंसर देखिए यहाँ पर 126 यानी सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये फेल हुए लड़के हैं, फेल हुए बॉयज हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, एक परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात हमें दिया हुआ है इतना, 14:11। यदि परिवार की जो मासिक बचत है इतनी हमें देखने को मिलती है तो परिवार की मासिक आय पूछी गई है कितनी होगी। भाई देखिए आय हुआ और खर्च हुआ, ये हमें 14 और ये हमें 11। अगर देखा जाए तो रेशियो हमारा इतना ही होगा। अब जब भी अब देखिए आपके ऊपर अगर उदाहरण लूँ मैं कि आपकी सैलरी, चलिए आपकी सैलरी आती है कुछ, उसमें से आपने, आपकी 14 रुपये सैलरी आती है, ठीक है। उसमें से आपने 11 रुपये खर्च कर दिए, तो आपके पास बचे कितने, तो बचे भाई यहाँ पर आप देखोगे 3 बचे। और भाई 3 जो बचे हुए हैं दरअसल ये बचत दी हुई हमें, तो 3 की वैल्यू यहाँ पर हमें 13,500 के बराबर दी। तो एक की वैल्यू यहाँ से देखोगे 3 चौक 12, 3 पंजे 15 यानी 4500 हो जाएगी। हमें निकालना क्या है, परिवार की मासिक आय। तो मासिक आय तो आप देखोगे 14 थी, जब एक की वैल्यू 4500 है तो 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 इंटू 4500। तो यहाँ से आप देखो कितना हो जाएगा, 0 0 14 पंजे 70, हाथ से लगा 7 और 14 चुप 56, तो ये हो जाएगा हमारा 63। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की 3 गुनी है और कर्ण हमें 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। भाई समकोण त्रिभुज बोला गया है तो समकोण त्रिभुज आप इस तरीके से बनाओगे, राइट एंगल, ये 90 डिग्री का रहता है, ए बी और सी। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2। यहाँ पर ये लंब है यानी इसको मैं कर देता हूँ एल से डिनोट, और ये बेस है और ये हमारा क्या है, कर्ण है, ठीक है। तो एल इंटू बी होता है। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि एक भुजा दूसरी भुजा की 3 गुनी है। अगर मैं ये मान लेता हूँ ए है तो ये कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी यानी 3 हो जाएगी। और कर्ण हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले तो हमें क्या इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई, इसकी, ये ए कितना है, तभी तो हमें पता पड़ेगा
क्योंकि यहाँ पर अगर आप रखोगे कि जैसे 1/2 इंटू ए इंटू 3a, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ए की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले अब आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। सबने पढ़ी हुई है, आराम से लगा दोगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखोगे कितना हो जाएगा 64, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो 64 = 10 a²। तो यहाँ से आप देखोगे ए स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 64/10 हो जाएगी ए स्क्वायर की। तो अब हम सीधा सीधा यहाँ पर रख देंगे, यानी 3/2 इंटू 64/10। तो यहाँ से देखिए ये कितनी बार 2 × 6 2 × 4, और यहाँ से कितना हो जाएगा 3 × 6 3 × 9/10। तो यहाँ से देखोगे 9.6 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 415, 688, 825 में भाग देने पर शेषफल 7, 8, 9 बचत हो जाए। ठीक है, शेषफल इतना बचे। तो अब देखिए, या तो आप इन सब का जो है वो क्या करोगे, हाईएस्ट कोफिशिएंट फैक्टर ले लो, यानी एचसीएफ लोगे। तो एचसीएफ लेने में तो आपको दिक्कत होगी, यहाँ पर भाई बड़ी संख्या है, सीधा सीधा आप या फिर ऐसा करोगे 1, 4, 5 ये वाला मेथड लगाओगे। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि आप यहाँ पर ऑप्शन से वेरीफाई कर लो। जैसे कि मैं पहला ऑप्शन यहाँ पर उठाता हूँ, अगर 415 है, इसमें मैं 136 का डिवाइड करूँ तो मुझे 7 देखने को मिल जाए शेष पर। अब देखिए यहाँ पर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा मुझे 7 देखने को मिले इसमें, तो यानी यहाँ पर ऐसी संख्या होगी, मतलब कितनी 8 होगी, तब मुझे 7 मिलेगा। भाई 15 में से 8 जाएंगे तब 7 होगा। तो यहाँ पर 8 कब आएगा, जब मैं इसमें 6 में 3 का मल्टीप्लाई करूँ। तो 3 देखिए 3 6 18, और यहाँ से लगा 1, 3 3 9 1 10, यहाँ से लगा 1 3 और 1 4। अब देखिए यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा 7, ये 0 और ये 0। तो यहाँ पर देखिए हमारा शेषफल क्या बचेगा, शेषफल जो है वो आप देखोगे 7 बचेगा। तो ये तो ठीक है, इसमें वेरीफाई। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा देखते हैं यहाँ पर नंबर जो दिया हुआ 136, यहाँ पर हमारे देखिए 8 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितनी चाहिए, यहाँ पर हमें कितना चाहिए कि हमें शेषफल 8 देखने को मिले। तो आप वैसे भी थोड़ा लगाओगे, यहाँ पर 0 आना चाहिए, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 0 देखने को मिला। 5 6 30, यहाँ से लगा 3, 5 3 15 और 3 18, यहाँ से लगा 1 5 और 1 6। तो आप देखिए यहाँ से हमें शेषफल कितना बन गया 8 मिल गया। तो ये भी सेटिस्फाई कर गया, चलो सही है। 825 का देखते हैं हम, यहाँ पर हमें 9 चाहिए, तो इसमें मैं यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए कि मुझे 9 शेषफल देखने को मिले। तो यहाँ पर मुझे जो है वो 6 आना चाहिए। तो इसमें मैं क्या करूँगा 6 का ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 6 का करूँगा 6 × 36, यहाँ से लगा 3 और 6 3 18 19 20 21, यहाँ से लगा 2 और 6 और 2 8। तो यहाँ से देखिए ये यहाँ से लगी 1 15 हो जाएगा, 15 में 6 9, ये 0 0। तो यहाँ से अब देखिए बस सेटिस्फाई करेगा भाई, यही हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं। अगला प्रश्न देखिए, 5 संख्याएं दी हुई है ABCDE, औसत हमें इनका दिया हुआ है 150। यदि पहली 3 संख्याओं को औसत हमें 130 दिया हुआ है, तो अंतिम 2 संख्याएं D और E का औसत हमें निकालना है। भाई सिंपल सा है, जो शुरुआत की आपको यहाँ पर देखिए पांचों संख्याओं का A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, इनका टोटल कितना हो जाएगा 105। 150 में से 150 में मैं 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 750 हो जाएगा। अब हमें शुरुआत की तो दी है ये, इनका जो है वो क्या दिया हुआ है हमें औसत दिया हुआ है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 13 3 39 होता है। बस अब बची की आखिरी की हमें औसत निकालना है। तो सबसे पहले तो आखिरी का योग पता होना चाहिए। तो ये टोटल है, ये 5 का है, ये 3 का है, तो मैं इसमें से घटा दूंगा, यानी 750 में से 339 घटाऊंगा तो यहाँ से देखिए कितना बचेगा मुझे, यहाँ से बचेगा 360। तो ये जो 360 है वो D प्लस E का मान है 360। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना है औसत निकालना है, तो 2 से डिवाइड कर दो, यानी आप देखोगे 180, यानी 180, यानी हमारा C ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाए। ओके, तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। देखिए जो लोग बोलते हैं कि इस चैप्टर वाइज पढ़ा दीजिए,
तो मैं तो चैप्टर चैप्टर वाइज पढ़ा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या है कि रिस्पांस मिलना बहुत ज़रूरी है। बहुत कम लोगों का मुझे रिस्पांस मिलता है, तो मुझे भी मतलब पढ़ाने में अच्छा नहीं लगता। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, बताइए, और तब मुझे भी अच्छा लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट होंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, और मैं भी जो है वो आपको बहुत चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा। मैं ज़्यादा क्वेश्चन आपके साथ ऐड करूंगा। ठीक है, अभी मैं 10 ही करता हूँ, तो जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा उस हिसाब से मैं यहाँ पर जो है वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा चीज़ें। तो आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।